हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले का जो जस्ट मेरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में डील किया था, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम लोगों ने देखा था, वो ज़रूर आप लोग पढ़ें जा करके, क्योंकि उससे आपको टॉपिक पे क्लियरिटी समझ में आएगी। एक बेसिक जो है नॉलेज आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में हो जाएगी और ये वाला चैप्टर समझना, ये वाला लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो वाला टॉपिक ज़रूर जा कर के पढ़ें, उससे आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मैंने लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिवाइड कर रखा है लेक्चर को, तो उस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि सेम की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई सेम। तो सेम की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, जिन लोगों ने भी लाइट माइक्रोस्कोपी के मेरे लेक्चर्स देखे हैं और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखा है, उसमें उनको क्लियर हो गया होगा कि जो माइक्रोस्कोपी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? एक तो हो गया रिजोल्यूशन, एक हो गया आपका रिजोल्यूशन और दूसरा हो गया मैग्नीफिकेशन। तो रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन जिस भी माइक्रोस्कोप के ज़्यादा अच्छे होंगे वो माइक्रोस्कोप बेटर होगा। अब रिजोल्यूशन की बात करें तो दो पॉइंट के बीच में अगर बहुत कम डिस्टेंस है और उसके बावजूद आपका जो माइक्रोस्कोप है वो इन दोनों पॉइंट्स को क्लियरली दिखा रहा है, तो ये हो गया उसका रिजोल्यूशन लिमिट। रिजोल्यूशन लिमिट मतलब कितने नज़दीक वो दोनों पॉइंट्स हैं, और रिजॉल्विंग पावर मतलब कितना ज़्यादा अच्छे से वो क्लियरिटी के साथ वो चीज़ें दिख रही हैं, और मैग्नीफिकेशन मतलब कितना इनलार्ज कर पा रहा है माइक्रोस्कोप विदाउट ब्लरिंग। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है लाइट माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन में, और इसीलिए सेम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक पार्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एस्पेक्ट में। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या चीज़ें खास हैं। सबसे पहली बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे लाइट सोर्स का यूज़ हो रहा था। वहाँ पे जो सोर्स था वो लाइट का था, सोर्स को जो था वो लाइट का था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स होगा तो जनरेट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बीम्स जनरेट होंगी। अब इलेक्ट्रॉन बीम्स अगर जनरेट हो रही हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं वो सैंपल की तरफ बढ़ेंगी और सैंपल से इंटरैक्ट करेंगी। यही जो इंटरैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम का और सैंपल का हमें बताएगा कि जो आपका सैंपल है उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, टेक्सचर कैसा है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ये हमें इंटरैक्शन से पता चलेगा। किस किस चीज़ के इंटरैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बीम के इंटरैक्शन और सैंपल के इंटरैक्शन के बीच की बात यहाँ पे हो रही है। इससे पता क्या क्या चलेगा, केमिकल कंपोजिशन, टेक्सचर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक मॉडल है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसको समझते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करता है। तो जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो ऊपर जो वर्टिकल जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल में फैला हुआ या हॉरिजॉन्टली जो जिसका साइज़ बड़ा होता है उस रीजन को बोलते हैं स्पेसिमेन चैम्बर। तो ये दोनों पॉइंट याद रखनी है, कॉलम और स्पेसिमेन चैम्बर के। कॉलम से शुरू करते हैं हम लोग। कॉलम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। कॉलम में क्या है, या तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और देखते हैं कि हाई वैक्यूम पंप प्रेजेंट है स्पेसिमेन चैम्बर से जुड़ा हुआ। अब ये वैक्यूम पंप की ज़रूरत यहाँ पे क्यों है? जिन लोगों ने मेरा इससे पहले का लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो चैम्बर होता है उसको उसमें वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ वैक्यूम क्रिएट करने का ये है कि अगर एयर पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के चेम्बर के अंदर, अगर एयर पाई जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल से टकराएंगी और स्कैटर हो जाएंगी
जिसकी वजह से जो प्रॉपर इमेज थी वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक रीज़न बेसिक है कि क्यों वैक्यूम क्रिएट किया जाता है इनसाइड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चेम्बर। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप यही इसी काम के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला कॉलम को हम लोग देखते हैं। कॉलम में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉलम में वो है थर्मियोनिक कैथोड। थर्मियोनिक कैथोड का क्या काम है? थर्मियोनिक कैथोड का काम ये है कि इसको जब भी हीट किया जाता है तो ये एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेगा। तो थर्मियोनिक कैथोड का क्या काम हो गया? इलेक्ट्रॉन जनरेशन, इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करेगा। नेक्स्ट आपका है एनोड। एनोड आप जानते हैं एनोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड मेरा। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते ही हैं कि वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन बीम को एनोड अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि ताकि उसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन बीम का वो सैंपल की तरफ किया जा सके। आप देख पा रहे होंगे सैंपल यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका डायरेक्शन जो है सैंपल की तरफ हो या स्पेसिमेन की तरफ हो। ये काम है एनोड का। किस तरीके से करता है? अपने पॉजिटिव चार्ज के नेचर के बेसिस पे करता है। ठीक है, एनोड के बाद अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। आपने अगर पहले वाला लेक्चर देखा होगा, लाइट माइक्रोस्कोप्स के ऊपर जो लेक्चर था, उसमें मैंने समझाया है, बताया है कि जो कंडेंसर लेंसेज होते हैं या जो लेंसेज होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, उनका नेचर क्या होता है? ग्लास के बने हुए होते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन बीम है, इसलिए जो लेंसेज यूज़ हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं। इनका काम क्या है? लाइट को फोकस करना, लाइट को रेगुलेट करना, लाइट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इनका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं रास्टर स्कैन जनरेटर के ऊपर। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है? जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मेजर पर्पस क्या होता है कि अगर ये सैंपल दिया हुआ है आपका, तो ये सैंपल को पूरी तरीके से अच्छे से स्कैन करना, इसके पूरे सरफेस को, ये होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का काम। और रास्टर स्कैन जनरेटर क्या करता है? इस पूरे सरफेस को स्कैन कराने में हेल्प करता है। ताकि किस तरीके से करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको ये मूव करेगा पूरे सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होगा? एक प्रॉपर इमेज बन जाएगी। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन बीम है और इसी का डायरेक्शन जो है रास्टर स्कैन जनरेटर चेंज करता है ताकि पूरे स्पेसिमेन के ऊपर ये लाइट या इलेक्ट्रॉन बीम पड़ सके। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं स्पेसिमेन के ऊपर। ये स्पेसिमेन रखा हुआ है एक प्लेट के ऊपर। प्लेट, इसको स्पेसिमेन प्लेट भी बोलते हैं। अब ये जो स्पेसिमेन रखा है इसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद क्या होता है? ये स्पेसिमेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाते हैं। कैसे बाहर आएंगे? जब भी इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही है, एक पर्टिकुलर एटम पे पड़ रही होगी, स्पेसिमेन के अंदर वाइट एटम से बना हुआ होगा, एक पर्टिकुलर एटम के अंदर पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बीम। अब उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर आ जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? वो इलेक्ट्रॉन जो उस एटम से निकल के बाहर आ रहे हैं, जो कि सैंपल के अंदर पाया जा रहा था। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पाया जाता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के टर्मिनल पे जो आप ये रेड कलर का रीजन देख रहे होंगे, यहाँ पे हाई वोल्टेज दी जाती है, जिससे कि ये भी जो भी इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ रहे हैं वो इस डिटेक्टर की तरफ बढ़ें। अब इस डिटेक्टर से होते हुए एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है ये डिटेक्टर, और फर्दर इस डिटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे इमेज बन जाती है कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो ये एक मोटा मोटा वर्किंग मॉडल हो गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इसमें जो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें कई तरीके के
डिटेक्टर्स पाए जाते हैं और कई तरीके की जो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। जैसे कि सबसे पहला सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मैंने बात करी, इसके बाद बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एक्स रेज भी निकलती हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में बात अभी आगे जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यू होगा वैसे वैसे बात करते जाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे ये एक थर्मियोनिक कैथोड है। जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि थर्मियोनिक कैथोड क्या है। जैसे ही इसको हीट किया जाता है, जैसे इसको हीट किया जाता है तो ये वाला पोर्शन जो है ये इस सोर्स की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह काम करता है। धीमे धीमे ये वाला पोर्शन बर्न आउट हो जाता है और इसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। थर्मियोनिक कैथोड किस तरीके से काम करेगा एज अ आपके इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एक एक जो इलेक्ट्रॉन का टाइप निकलता है उसको डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की, फिर बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सरे। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने अभी बताया ही था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन बीम, जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, जो ये पड़ती है किसी सैंपल के ऊपर, सैंपल के अंदर कोई एक एटम पाया जाएगा। सपोज करिए ये एटम है, एक एटम पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम जो है इस एटम के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला गया? ये देखिए बाहर चला गया। क्यों बाहर चला गया? बाहर इस वजह से चला गया क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन बीम ने हिट किया था, इस इलेक्ट्रॉन बीम ने कुछ एनर्जी के साथ हिट किया था तो एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल के बाहर चला गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ डेप्थ से। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तो बहुत सरफेस से निकल के बाहर जाते हैं। अगर थोड़ी सी डेप्थ नीचे जो सैंपल के काफ़ी डेप्थ से जा कर के अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही थी वही इलेक्ट्रॉन निकल के वापस चले जाएं तो उसको बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि वापस रिवर्स चला गया वही इलेक्ट्रॉन, तो उसको बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। डिटेल में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। और एक्सरे क्या हो गया? जब इलेक्ट्रॉन बीम जाके नीचे वाले एटम से टकराती है तो कई बार क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस एब्जॉर्प्शन के बाद वो पर्टिकुलर एटम क्या करेगा? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रिलीज करेगा लाइट की, जिसको एक्सरे के फॉर्म में हम जानते हैं। ये एक्सरे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी, जिसको हम एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि वो एटम किस चीज़ का है। तो ये क्लियर हो गया बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के बारे में और एक्सरेज के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में इस फिगर में मैंने ये बता दिया है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था वही यहाँ पे मैंने बताया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम ये थी जो कि सैंपल के ऊपर पड़ रही है। इससे क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? सबसे पहले सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो कि 0.5 नैनोमीटर डेप्थ से निकल के आ रहे हैं, यानी लगभग सरफेस से ही या सब सरफेस रीजन से निकल के आ रहे हैं। दूसरे क्या हो गए? बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन लगभग 400 नैनोमीटर डेप्थ से निकल के आ रहे हैं। मैंने बताया था आपको ना कि कुछ ज़्यादा डेप्थ से निकल के आते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक्सरेज जो हैं वो 2 माइक्रोमीटर डेप्थ से निकल के आ रही हैं। तो इन तीनों चीज़ों का कुछ कुछ उपयोग है, कुछ कुछ एप्लीकेशन है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि आखिर जो सैंपल हम एनालाइज कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये चीज़ हमें देती है। तो आइए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरेज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? सरफेस और नियर सरफेस रीजन। जैसे मैंने बताया था, सैंपल के सरफेस से या बहुत नियर टू सरफेस रीजन से ही ये ओरिजिनेट करते हैं। इन इलास्टिक इंटरैक्शन की वजह से आते हैं। इन इलास्टिक इंटरैक्शन की वजह से किस किस चीज़ में इन इलास्टिक इंटरैक्शन होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम और सैंपल के बीच में इन इलास्टिक इंटरैक्शन होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और जिससे कि क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी जो है वो बहुत लो हो जाती है।
इनकी एनर्जी लो है। किससे एनर्जी लो है? बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन से इनकी एनर्जी लो होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भी एटम, जिस भी एटम ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, तो वो क्या हो रहा है, कुछ उसकी एनर्जी जो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर भेजेगा, जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, उसकी एनर्जी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है ये कुछ तो एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टोपोग्राफी ऑफ द सैम्पल सरफेस। टोपोग्राफी मतलब बेसिकली क्या है? शेप या साइज़ हमें पता चल जाएगा किस चीज़ का? हमारे सैम्पल का। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका यूज़ ज़्यादा है टोपोग्राफी में। सैम्पल के सरफेस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है इससे। तो आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं कि बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स में वहाँ जो कोलिजन हो रहा था वो इन इलास्टिक था, लेकिन बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन में कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन होगा। किसके किसके बीच में? वही चीज़ है इलेक्ट्रॉन बीम्स और एटम्स के बीच में। जो लार्जर एटम्स हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा। जो बड़े एटम्स हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं उनके, और ज़्यादा वो स्कैटर कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि लाइट एटम्स कम इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर पाएंगे, और जो आपके लार्ज एटम्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती हैं। अगर जिस एरिया से बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगा? वो ब्राइटिश दिखेगा या ज़्यादा चमक, ज़्यादा वाइट रीजन में दिखेगा। और जहाँ पे आपके जो कम इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर होंगे वो रीजन क्या होगा? वो हल्का सा ग्रेइश दिखेगा। तो यहाँ पे अब समझ में आ रहा होगा कि इसका रोल क्या है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का। अलग अलग फेजेस हमें दिखा देता है, कितनी डेप्थ से आ रही है लाइट, या मतलब उसका रीजन कितना डीप है, कितना किस टाइप के एटम्स यानी कि हैवी एटम्स पाए जा रहे हैं कि लाइट एटम्स पाए जा रहे हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि क्रिस्टलोग्राफी, टोपोग्राफी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं एक्सरेज के बारे में। एक्सरेज के बारे में मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि स्पेसिफिक वेवलेंथ एक्सरे निकलती है जो कि हमें बता सकती है कि ये पर्टिकुलर एटम कौन सा था। ज़्यादातर जियोलॉजिकल सर्वेज में या ऐसे मेटल्स के बारे में जानकारी या ऐसी कंपोजिशन जिसके बारे में हमें पता ना हो, किसी ऐसी चीज़ के कंपोजिशन के बारे में पता करने के लिए जिसका कंपोजिशन अननोन हो, उसके बारे में पता करने के लिए एक्सरेज का यूज़ होता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है। और अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वेवलेंथ ऑलरेडी नोन है तो हम ये बता सकते हैं कि उस मटेरियल के अंदर इस टाइप का एलिमेंट या इस टाइप का एटम पाया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा एक्सरे के बारे में। अब आगे चलते हैं हम लोग एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस में वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं इसके, हम जानते हैं। सबसे पहले जियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल के बारे में भी हम जानते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़्यादातर मॉडल्स इजी टू ऑपरेट होते हैं और यूज़र फ्रेंडली होते हैं। सैम्पल प्रिपरेशन में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत कम सैम्पल प्रिपरेशन में है टाइम लगता है। हम लोग उसको डिहाइड्रेट करते हैं, ड्राई करते हैं, थोड़ा सा सैम्पल प्रिपरेशन का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम नहीं होता। और ज़्यादातर मशीन्स में रैपिडली हम डेटा को एक्वायर कर सकते हैं और पोर्टेबल होता है वो डेटा। तो ये चीज़ें एडवांटेजेस हो गई। कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या है, केवल सॉलिड सैंपल्स के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, ये एक लिमिटेशन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। जो आपके सैंपल का साइज़ होगा वो लगभग 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल और 40 मिलीमीटर वर्टिकल ही हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। और लास्ट में कोटिंग, जो क्योंकि कई बार सैंपल्स जो होते हैं वो वैक्यूम में स्टेबल नहीं होते,
वैक्यूम में स्टेबल ना होने की वजह से उनके ऊपर हमें कोटिंग करनी पड़ती है। तो ये एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हो गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक वर्किंग मॉडल या एक एनिमेशन हम देखेंगे ताकि हमें और क्लियरली समझ में आ जाए कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं वो एनिमेशन। हेलो ऑल, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एक एनिमेशन से सीखेंगे। इस एनिमेशन में हम देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के और वो किस तरीके से काम करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लगभग 65,000 टाइम्स इमेज मैग्नीफाई होती है। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये सिंगल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा हुआ है स्क्रीन पे आपके। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इंटरनल कंपोनेंट्स आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। अब एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आया इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या करता है, एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करता है। फिर आया एनोड, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर आता है मैग्नेटिक लेंसेज। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से रेगुलेट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को। स्कैनिंग कॉइल्स, पूरे जो आपका सैंपल है उसको स्कैन करने के लिए इनका यूज़ होता है। ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर आता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है, इसके बारे में भी हमने बात करी हुई है। और फिर इसके बाद आता है एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर, यानी कि ये एक्सरेज को डिटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन आपका कोई भी सैंपल हो सकता है और ये जो स्पेसिमेन है वो कहाँ मौजूद होगा, वो स्टेज के ऊपर रखा हुआ होगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। अब आते हैं नेक्स्ट तरफ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन गन से निकले, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सैंपल से निकलते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी सैंपल से और एक्सरेज भी। अब आप ये इमेज देख सकते होंगे कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब निकल के जा रहे हैं नीचे की तरफ। अब आप ऊपर टॉप व्यू में देखें, टॉप व्यू में क्या हो रहा है, अगर ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो वो किस तरीके से दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। और डिटेक्टर व्यू में आप देखेंगे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का डिटेक्टर है वो किस तरीके से इमेज ले पा रहा है, वो किस तरीके से देख रहा होगा अगर वहाँ कैमरा लगा होगा। तो आप देखें सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं, सैंपल के ऊपर पड़ते हैं, तो सैंपल से क्या रिलीज हो रहे हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डिटेक्टर के अंदर जा रहे हैं और डिटेक्ट हो रहे हैं किससे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा। तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। इमेज कलेक्शन में आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की इमेज बन रही है सैंपल की थ्रू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इमेजिंग पे। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स में देखिए उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स निकले और टॉप व्यू में आप वैसे ही देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से नीचे टनल में जा रहे हैं। डिटेक्टर व्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिटेक्टर से बैक स्कैटर डिटेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स वापस जा रहे हैं, जैसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में जा रहे थे, ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में वापस जा रहे हैं। तो ये हो गया बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इमेजिंग। इससे क्या चीज़ें हम निकाल सकते थे, क्या चीज़ें समझ सकते थे, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इसके पहले की स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इमेजिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो गया कि जो आपके एक्सरे फोटॉन्स हैं वो निकल के अपने जो उनके डिटेक्टर्स हैं, एक्सरे फोटॉन्स के जो डिटेक्टर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। अब आप टॉप व्यू में देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आपके जो मेन सोर्स है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं। और अब डिटेक्टर व्यू में आप देख पा रहे होंगे कि डिटेक्टर में सारी तरीके की बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, एक्सरेज भी जा रही हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे हैं। अब एनर्जी डिस्पर्सिव में देखिए इसको ध्यान से, ये फिनोमिना, एक इलेक्ट्रॉन बीम ने आकर के टकराया और इलेक्ट्रॉन निकल के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हुआ। अब क्या हो रहा है, जो बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर की तरफ आता है, अंदर की तरफ आने के बाद ये एक एक्सरे इमिट करता है, इसी को डिटेक्ट कर लिया जाता है एक्सरे डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ देख रहे हैं, बैक स्कैटर्ड, सेकेंडरी और एक्सरे फोटॉन्स को निकलते हुए। अब आप नीचे देखिए एरिया मैपिंग में इस तरीके का कुछ एरिया नज़र आ रहा है, जो इमेज बन रही है वो कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे।
अब ये टोटल मिला के इमेज बन रही है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग में ऐसे, बैक स्कैटर्ड में ऐसे, और एनर्जी डिस्पर्सिव में इस तरीके की कुछ इमेज बन रही है। इन सब का कंबाइंड फॉर्म जो है वो आपको नज़र आता है अपने स्क्रीन्स पे। तो ये जो एनिमेशन थी वो NUS की थी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको ये एनिमेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे लेक्चर को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।